नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये हमारी NCERT पॉलिटी सीरीज का आप कह सकते हैं छठा पड़ाव है। जी। पिछली बार हमने 1813 के चार्टर अधिनियम को समझा था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर पहली बार थोड़ी लगाम कसी थी। हाँ, कुछ हद तक। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम की। इसे सेंट हेलेना एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1833 भी कहते हैं। जी हाँ। हमारा मकसद साफ है, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिहाज से इस एक्ट के जरूरी तथ्यों और इसके पीछे के विश्लेषण को गहराई से समझना। हम देखेंगे कि इसमें क्या था, क्यों था और इसका असर क्या हुआ। बिल्कुल, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों ही पहलू जरूरी हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि 1813 के सिर्फ 20 साल बाद ही एक और इतने बड़े बदलाव वाले एक्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, 1813 से 1833 के बीच का जो दौर था ना, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कई मोर्चों पर कहना चाहिए घिरी हुई थी। अच्छा। एक तो कंपनी की माली हालत खस्ता थी, मतलब बहुत खराब। पैसों की दिक्कत। हाँ, पैसों की दिक्कत। लगातार लड़ाइयां चल रही थीं, जैसे 1824 से 26 तक पहला बर्मा युद्ध चला। इन सब ने कंपनी पर कर्ज का भारी बोझ डाल दिया था। साथ ही इतने बड़े भारतीय भूभाग पर उनका जो शासन था, वो भी बहुत कारगर, बहुत एफिशिएंट नहीं माना जा रहा था। मतलब सवाल उठ रहे थे। ठीक है। और बाहर ब्रिटेन में क्या चल रहा था? दूसरी तरफ ब्रिटेन में माहौल बदल रहा था बहुत तेजी से। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जी। वहां के उद्योगपति और व्यापारी चाह रहे थे कि भाई भारत का बाजार उनके लिए पूरी तरह खोल दिया जाए, बिना कंपनी के किसी दखल या एकाधिकार के। अच्छा, फ्री ट्रेड की मांग। जोरदार मांग थी। जो चीन के साथ चाय का एकाधिकार 1813 में कंपनी के पास रह गया था ना, हाँ, वो बच गया था। वो भी अब उन्हें खटक रहा था। ऊपर से ब्रिटेन खुद आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा था। जैसे 1830-31 में वहां कृषि संकट आया, तो दबाव बढ़ रहा था कि भारत को पूरी तरह से मुक्त व्यापार के लिए खोल देना चाहिए। तो इकोनॉमिक प्रेशर बहुत था। बहुत ज्यादा। फिर प्रशासनिक और राजनीतिक जरूरतें भी थीं। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स और एमहर्स्ट के टाइम में कंपनी का राज काफी फैल चुका था। हाँ, विस्तार तो हुआ था। तो उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। और भारत में पामर एंड कंपनी जैसे बड़े बैंकों का डूबना, दूसरे घोटाले, इन सब ने कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार को भी उजागर कर दिया था। अच्छा, स्कैंडल्स भी हो रहे थे। बिल्कुल। इसी बीच ब्रिटेन में विग पार्टी की सरकार आई, लॉर्ड ग्रे के नेतृत्व में, और वो सुधारों की हिमायती थी। वो चाहते थे कि भारत के मामलों पर ब्रिटिश संसद का कंट्रोल और मजबूत हो, यानी पार्लियामेंट्री कंट्रोल बढ़ाने की बात। जी। और हाँ, विचारों का भी असर था, आइडियाज का। जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम जैसे उपयोगितावादी विचारक, मतलब यूटिलिटेरियंस, वो प्रभावशाली हो रहे थे। बेंथम और मिल, उनका मानना था कि कानून तर्क संगत होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने वाले हों। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, कानूनों को एक कोड में बांधने यानी संहिताबद्ध करने जैसे सुधारों पर जोर दिया। तो एक इंटेलेक्चुअल माहौल भी बन रहा था सुधारों के पक्ष में। बिल्कुल। फिर फ्रांस की 1830 की क्रांति हुई, भारत में सती प्रथा पर 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने रोक लगाई। इन सब घटनाओं ने भी बदलाव के लिए माहौल बनाया। सही। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश संसद ने जांच कमेटियां बिठाई 1829 से 32 के बीच, और उन कमेटियों ने साफ साफ कहा कि कंपनी की जो व्यापारिक भूमिका है वो अब खत्म होनी चाहिए। समझ गया। यानी कंपनी की अपनी अंदरूनी कमजोरियां, ब्रिटेन की बदलती जरूरतें, नए विचारों का दबाव, इन सब ने मिलकर 1833 के एक्ट का मंच तैयार कर दिया। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। तो फिर इस एक्ट में लिखा क्या गया? इसने कंपनी की हैसियत को कैसे बदल डाला? क्या थे इसके मुख्य प्रावधान? इसने कंपनी की हैसियत को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। सबसे पहली और अहम बात, कंपनी का चार्टर अगले 20 साल के लिए यानी 1853 तक बढ़ाया तो गया, पर उसकी सारी व्यापारिक गतिविधियां खत्म कर दी गईं। ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज स्टॉप्ड। सारी, चीन के साथ चाय वाली भी। हाँ, चीन के साथ चाय का व्यापार भी गया। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत का प्रशासन चलाने वाली एक प्रशासकीय न्यासी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्टी बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्टी सिर्फ प्रशासन देखेगी? हाँ, सिर्फ प्रशासन। उसकी सारी संपत्ति जो थी वो एक ट्रस्ट में रखी गई और उसे भारतीय राजस्व से, इंडियन रेवेन्यू से
10.5% मुनाफे की गारंटी दी गई। अच्छा, तो व्यापार बिल्कुल बंद। ये तो कंपनी की पहचान ही बदल देने वाली बात थी। बिल्कुल, पहचान ही बदल गई। और प्रशासन में क्या बदलाव हुए? आपने कहा ट्रस्टी बन गई। प्रशासन में जबरदस्त केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन किया गया। सेंट्रलाइजेशन पे बहुत फोकस था। कैसे? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा। पूरे भारत का एक। हाँ, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए। और उसके पास नागरिक और सैन्य, मतलब सिविल और मिलिट्री, दोनों शक्तियां थीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। ये नाम बहुत जरूरी है याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इस केंद्रीकरण को और ताकत देने के लिए मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, हाँ, उनसे कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अरे, तो मतलब वो अब कानून नहीं बना सकते थे अपने प्रेसिडेंसी के लिए? नहीं, अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को था। यानी सारी विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर एक ही जगह सिमट गई, कलकत्ता में। हाँ बिल्कुल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। क्या परिषद में भी कोई बदलाव हुआ? हाँ। इस काउंसिल में? हाँ, एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, 4th मेंबर। चौथा सदस्य किस लिए? ये एक विधि विशेषज्ञ होता था, एक लॉ मेंबर। अच्छा, लॉ मेंबर। ये कौन थे पहले? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले पहले विधि सदस्य बने। मैकॉले वही शिक्षा वाले। हाँ, वही। हाँ, हालांकि एक बात ध्यान रखने की है कि इस सदस्य को शुरुआत में कार्यकारी मामलों में, एग्जीक्यूटिव मैटर्स में वोट देने का हक नहीं था। अच्छा, सिर्फ सलाह। हाँ, सिर्फ विधायी मामलों में ही हिस्सा ले सकता था, वोट नहीं। ये सब केंद्रीकृत कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। और एक बात और, पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशन कहते थे। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट से रेगुलेशन। बिल्कुल। अब इस एक्ट के तहत बने कानूनों को एक्ट कहा जाने लगा, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की तरह। एक्ट्स, ठीक है। और कानूनों को लेके एक और बड़ी बात हुई थी शायद, लॉ कमीशन वाली। आपने मैकाले का नाम लिया। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसी एक्ट में निर्देश दिया गया कि भारत में जो मौजूदा कानून है उनको संहिताबद्ध, कोडिफाई किया जाए। कोडिफाई? जी। मतलब उन्हें इकट्ठा किया जाए, उनमें जो कमियां हैं या विरोधाभास है उन्हें दूर किया जाए, सुधार किया जाए, एक व्यवस्थित रूप दिया जाए और जरूरत के हिसाब से नए कानून बनाए जाएं। अच्छा, कानूनों को सिस्टमैटिक बनाना। हाँ, और इसी के तहत 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन नियुक्त किया गया। 1835 में? जी, मैकाले कमीशन। जी। और इसी आयोग के काम से आगे चलकर इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे महत्वपूर्ण कानून बने, जिनकी नींव यहीं पड़ी। ये तो सचमुच दूरगामी असर वाले कदम थे, मतलब आज तक असर है। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा और सरकारी नौकरियों को लेके भी कुछ था शायद इसमें। वो एक धारा 87 का जिक्र आता है अक्सर परीक्षाओं में। हाँ, धारा 87, सेक्शन 87, ये इस एक्ट की एक बहुत चर्चित और कह सकते हैं प्रगतिशील धारा थी। क्या था इसमें? इसमें कहा गया कि कंपनी के अधीन किसी भी पद, ऑफिस या सेवा के लिए भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब एनी नेटिव ऑफ द सेड टेरिटरीज, उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश, डिसेंट या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। अरे वाह, नो डिस्क्रिमिनेशन। मतलब धर्म, जाति, रंग के आधार पर नौकरी में भेद नहीं। सिद्धांत रूप में यही कहा गया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से, योग्यता को आधार बनाने की दिशा में एक कदम, मेरिटोक्रेसी की तरफ। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई लागू हुआ? क्या भारतीयों के लिए बड़े पदों के दरवाजे खुल गए इससे? यहीं पर पेंच है। सिद्धांत बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, पर व्यवहार में, प्रैक्टिस में ये धारा काफी हद तक बेअसर रही। अच्छा, मतलब सिर्फ कागज पर? हाँ, काफी हद तक। ऊंचे पदों पर, खासकर जो कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस थी, उस पर अंग्रेजों का ही दबदबा बना रहा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। भारतीयों को सार्थक रूप से प्रशासन में शामिल होने का मौका मिलने में अभी कई दशक लगने वाले थे। शायद 1853 के एक्ट और फिर 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बाद ही थोड़ी असल शुरुआत हुई। तो धारा 87 एक तरह से भविष्य के लिए एक वादा ज्यादा थी,
उस वक्त की हकीकत कम। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह से एक प्रिंसिपल सेट किया गया पर लागू नहीं हुआ ठीक से। ठीक है। और शिक्षा, एजुकेशन का क्या हुआ? शिक्षा की बात करें तो 1813 वाले एक्ट में जो 1 लाख रुपए सालाना भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान की उन्नति के लिए रखा गया था, हाँ, वो अनुदान, वो जारी रहा। लेकिन अब जोर पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन और खासकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर हो गया। अच्छा, इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस। हाँ, 1835 में मैकॉले का प्रसिद्ध मिनट ऑन एजुकेशन आया, जिसने इसी सोच को आगे बढ़ाया और भारत की शिक्षा नीति पर बहुत गहरा असर डाला। प्राच्यवादियों पर आंग्लवादियों की जीत हुई कह सकते हैं। यानी शिक्षा में भी एक खास दिशा तय कर दी गई, अंग्रेजी माध्यम वाली। जी। और सामाजिक सुधारों में दास्ता का मुद्दा भी था, स्लेवरी। हाँ, एक्ट की धारा 88 में गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वो भारत में दास्ता यानी स्लेवरी को खत्म करने के लिए कदम उठाएं, कंडीशंस को सुधारें और अंततः इसे खत्म करें। क्या ये खत्म हुई? हाँ, हालांकि ये काम तुरंत नहीं हुआ, लेकिन इस निर्देश के बाद कोशिशें तेज हुई और आखिरकार 1843 में एक्ट 5 के द्वारा पूरे भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया, उसे गैर कानूनी बना दिया गया। 1843 में? ठीक है। ये उसी दौर में ब्रिटेन में भी दास्ता उन्मूलन अधिनियम, स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 पारित हुआ था, तो ये उसी के साथ जुड़ा हुआ कदम था एक तरह से, समझ गया। तो मोटे तौर पर कंपनी का व्यापार खत्म, प्रशासन केंद्रीकृत, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल, लॉ मेंबर ऐड हुआ, लॉ कमीशन बना, धारा 87 का सिद्धांत आया, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर बढ़ा और दास्ता खत्म करने का निर्देश मिला। हाँ, ये मुख्य बातें थीं। काफी कुछ बदला, लेकिन जब ये सब कागज पर हो रहा था, जमीन पर क्या चल रहा था? मतलब भारत में उस वक्त क्या हालात थे? क्या इन बदलावों का असर दिख रहा था या फिर चीजें अपने ढर्रे पर ही थी? नहीं, जमीन पर भी बहुत कुछ चल रहा था और उसका इन बदलावों से सीधा रिश्ता था। अच्छा, कैसे? जैसे आपने व्यापार बंद होने की बात की, फ्री ट्रेड की। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश माल, खासकर लंकाशायर का बना कपड़ा, वो धड़ल्ले से आने लगा। इंपोर्ट बढ़ गया बहुत ज्यादा। सूती धागे का आयात कहते हैं 1833 में 1 मिलियन पाउंड था, 1840 तक 20 मिलियन पाउंड हो गया। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, इसने भारत के अपने कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी। बुनकर बेरोजगार हो गए, जिसे हम औद्योगिकरण कहते हैं, वो प्रक्रिया तेज हो गई। भारत कच्चे माल का निर्यातक और बने बनाए माल का आयातक बनकर रह गया। यानी मुक्त व्यापार का फायदा ब्रिटेन को मिला, भारत को नहीं। उसका नुकसान हुआ? काफी हद तक यही हुआ। और दूसरी तरफ चीन के साथ जो अफीम का व्यापार कंपनी करती थी, जिसके लिए उसे एकाधिकार नहीं रहा, हाँ, वो अब निजी व्यापारियों के हाथ में चला गया। और ये और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्हें चीन से चाय खरीदने के लिए चांदी चाहिए थी और चांदी देने का सबसे आसान तरीका था अफीम बेचना। ओ, तो अफीम का व्यापार और बढ़ गया। हाँ, और इसी अफीम व्यापार के झगड़े ने आगे चलकर पहले अफीम युद्ध को जन्म दिया चीन के साथ। ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और प्रशासन के केंद्रीकरण का क्या असर हुआ? क्या उससे शासन बेहतर हुआ? आपने कहा बेंटिंग गवर्नर जनरल बने, ने ठगी खत्म करने जैसे कुछ सामाजिक सुधारों के लिए जरूर किया। हाँ, ये तो उनकी क्रेडिट में जाता है। बिल्कुल। फिर सर चार्ल्स मेटकाफ, जो थोड़े समय के लिए गवर्नर जनरल बने 1835-36 में, उन्होंने प्रेस पर से पाबंदी हटा दी, जो एक उदार कदम माना गया। लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहते हैं उन्हें, मेटकाफ। हाँ, लेकिन केंद्रीकरण की अपनी समस्याएं थीं। जैसा मैंने कहा, फैसले अब कलकत्ता में होते थे, तो मद्रास या बॉम्बे की स्थानीय जरूरतें कई बार नजरअंदाज हो जाती थी या उनमें देरी होती थी। ओवर सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्यूरोक्रेटिक डीले। हाँ, वो भी। और सबसे बड़ी बात, इसने युद्धों को नहीं रोका। एक्ट में कहा गया था कि नए क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करना है बिना अनुमति के, पर यह बात मानी नहीं गई। अच्छा, युद्ध जारी रहे, बल्कि शायद और बढ़ गए। इसी दौर में पहला आंग्ल अफगान युद्ध, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839-42 की तैयारी शुरू हुई, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, जो अंग्रेजों के लिए बहुत महंगा और विनाशकारी साबित हुआ। हाँ, वो काबुल वापसी वाली घटना। जी, काबुल से वापसी में हजारों ब्रिटिश और भारतीय सैनिक मारे गए, बहुत बड़ी तबाही थी। फिर 1843 में सिंध का विलय हुआ, सर चार्ल्स नेपियर ने किया, जिसे कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी अनैतिक माना था। उसी साल 1843 में ग्वालियर से युद्ध हुआ। तो आप देखिए, केंद्रीकृत प्रशासन के बावजूद विस्तारवाद और युद्ध लगातार जारी रहे। ये तो बड़ी विडंबना है।
एक तरफ सुधारों और केंद्रीकृत प्रशासन की बातें हो रही हैं, यूनिफॉर्म लॉ की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ युद्ध और आर्थिक शोषण भी चल रहा है। बिल्कुल, ये विरोधाभास इस पूरे दौर की पहचान है। तो फिर भारत के संवैधानिक विकास के नजरिए से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एक्ट का क्या महत्व माना जाए? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? संवैधानिक नजरिए से ये एक्ट एक मील का पत्थर है। इसमें कोई शक नहीं। कैसे? पहला, इसने केंद्रीकरण को स्थापित किया, सेंट्रलाइजेशन को। एक तरह से इसने पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक एकीकृत सरकार, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर की नींव रखी। जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल कानून बनाती थी, वही आगे चलकर भारत की केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का आधार बनी, एक तरह से आधुनिक संसद का बीज। एक सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेचर की शुरुआत। बिल्कुल। दूसरा, इसने कंपनी राज के खात्मे का रास्ता साफ कर दिया। जब कंपनी सिर्फ प्रशासक रह गई, व्यापारी नहीं, तो ये और स्पष्ट हो गया कि असली हुकूमत ब्रिटिश क्राउन की है, कंपनी तो बस एक एजेंट है, ट्रस्टी है। हाँ, ट्रस्टी। तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी को हटाकर सीधे क्राउन का शासन लागू करना, वो इसी दिशा में अगला लॉजिकल कदम था। इसकी जमीन 1833 में तैयार हो गई थी। सही। और तीसरा, सिद्धांतिक तौर पर ही सही, इसने कुछ उदारवादी विचार पेश किए, लिबरल प्रिंसिपल्स, जैसे धारा 87। भले ही वो तुरंत असर न दिखा पाई हो, पर उसने सरकारी नौकरियों में योग्यता के सिद्धांत की बात की। इसने 1853 के एक्ट को प्रभावित किया, जिसमें खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। हाँ, ये लिंक तो है। और विधि आयोग और कानूनों के संहिताकरण ने भारत को एक आधुनिक यूनिफॉर्म कानूनी ढांचा देने की शुरुआत की। आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कानून, जिनका असर आजाद भारत के कानूनों पर भी साफ दिखता है। राइट। और चौथा पॉइंट? और चौथा, इसने ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाया। कंपनी को अब सालाना अपने खाते संसद में पेश करने होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या भी कम की गई, तो कंपनी की जवाबदेही बढ़ी, संसद का होल्ड मजबूत हुआ। ये सब ब्रिटेन में जो संसदीय सुधार चल रहे थे, उसी के अनुरूप था। ठीक है, तो ये तो हुए इसके संवैधानिक महत्व। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसके कई नकारात्मक पहलू भी थे। क्या ये एक्ट अपने घोषित मकसदों में कामयाब रहा, जैसे बेहतर प्रशासन देना या भारतीयों का हित साधना? यहाँ स्कोर कार्ड मिला जुला है, मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। अच्छा। देखिए, व्यापार बढ़ा, ब्रिटेन का एक्सपोर्ट बढ़ा, भारत से रेवेन्यू भी बढ़ा। ये ब्रिटेन के नजरिए से कामयाबी थी। उनके लिए तो फायदेमंद रहा। हाँ, केंद्रीकरण से कुछ हद तक प्रशासनिक एकरूपता आई, एफिशिएंसी शायद थोड़ी बड़ी हो, विधि आयोग ने महत्वपूर्ण काम किया, इसमें कोई शक नहीं। दास्ता खत्म हुई, ये एक मानवीय कदम था। ये सब सकारात्मक पहलू गिने जा सकते हैं। और नाकामयाबी कहाँ रही? नाकामयाबी सबसे बड़ी ये रही कि भारतीयों की भागीदारी, उनका इंक्लूजन, वो न के बराबर रहा। धारा 87 सिर्फ दिखावा साबित हुई। आर्थिक नीतियां जैसे फ्री ट्रेड, वो शोषणकारी साबित हुई। दादा भाई नौरोजी ने जिसे धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा, वो इसी दौर में तेज हुई। इसने भारत को गरीब बनाया। अकाल पड़े, जैसे 1837-38 का भयानक आगरा अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो आर्थिक रूप से नुकसानदेह रहा? बहुत ज्यादा। फिर जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण ने प्रशासन को बोझल बना दिया, स्थानीय जरूरतों से दूर कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा पर जोर ने देसी भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को हाशिए पर डाल दिया। एक तरह का कल्चरल इंपीरियलिज्म। हाँ, मकाले पर यह आरोप लगता है। और युद्ध बंद नहीं हुए, कंपनी लगातार लड़ाइयां लड़ती रही, विस्तार करती रही। तो भारतीयों के नजरिए से देखें तो ये एक्ट शोषण और नियंत्रण को और मजबूत करने वाला ज्यादा लगा, बजाय के उनके हित साधने वाला। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सुधारों के पीछे अक्सर ब्रिटिश हित ही सर्वोपरि थे, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। तो आखिर में इस एक्ट की विरासत क्या है? व्हाट्स इट्स लेगेसी? आज हम इसे कैसे देखें? इसकी विरासत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की नींव डाली, जो आजादी के बाद भी कुछ हद तक जारी रहा, सेंट्रलाइज्ड स्टेट। हाँ, इसने आधुनिक कानूनी व्यवस्था की शुरुआत की, आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह। इसने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया, जिसके अच्छे बुरे दोनों तरह के प्रभाव हुए। इसने सिविल सेवाओं के लिए योग्यता के सिद्धांत को, भले ही देर से लागू हुआ, स्थापित करने का रास्ता खोला। और शायद अनजाने में ही
इसने उस शिक्षित भारतीय वर्ग के उदय में भी भूमिका निभाई जिसने बाद में पश्चिमी विचारों का ही इस्तेमाल करके ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। राष्ट्रवाद के उदय में भी इसका परोक्ष योगदान रहा होगा। ये दिलचस्प पॉइंट है। तो ये एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट और फिर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सीढ़ी बना, जिसने भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। ये उस बदलाव की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण। अब जो हमारे साथी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस एक्ट की सबसे जरूरी बातें, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जिन्हें वो नोट कर सकें, वो क्या होंगी? एक क्विक रिकैप। हाँ, परीक्षा के लिए ये मुख्य बिंदु एकदम याद रखें। बिल्कुल, पॉइंटर्स। पहला, 1833 एक्ट, कंपनी का व्यापार पूरी तरह खत्म, अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। ठीक, व्यापार खत्म। दूसरा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना। पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंक। ओके। तीसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य, विधि सदस्य शामिल किया गया। पहले कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉ मेंबर मैकाले। राइट। चौथा, भारत के कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग लॉ कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। पहला कमीशन 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में बना। लॉ कमीशन मैकाले 1835। गॉट इट। पांचवां, धारा 87, सरकारी नौकरी में धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया, हालांकि ये सिद्धांत में ज्यादा रहा। सेक्शन 87, नो डिस्क्रिमिनेशन थियरी। ओके। छठा, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान जारी रहा, लेकिन जोर पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा पर दिया गया। इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है। सातवां, दास्ता समाप्ति का निर्देश दिया गया और 1843 में इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। स्लेवरी एबॉलिशन 1843। आठवां, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण किया गया, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियां छीन ली गईं। सेंट्रलाइजेशन। नौवां, कंपनी का चार्टर अगले 20 साल यानी 1853 तक के लिए नवीनीकृत किया गया। 20 साल रिन्यूअल। और 10वां, ये एक्ट लागू कब हुआ? 28 अगस्त 1833। डेट भी जरूरी है, 28 अगस्त 1833। शानदार। ये पॉइंट्स याद रखने में बहुत आसानी होगी। हाँ, ये बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। तो ये थी 1833 के चार्टर अधिनियम पर हमारी आज की गहन चर्चा। हमने इसके हर पहलू को टटोलने की कोशिश की। क्यों आया, क्या लाया और क्या छोड़ गया। उम्मीद है श्रोताओं को स्पष्टता मिली होगी। जो श्रोता पूरी एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज को एक साथ एक फ्लो में समझना चाहते हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको शुरुआत से लेकर, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आगे तक के सभी विश्लेषण मिल जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी समग्र रूप से होलिस्टिक तरीके से हो सके। जी, पूरी श्रृंखला देखना फायदेमंद में रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। इसे लाइक करें और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें ताकि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल। एक अंतिम विचार। 1833 के एक्ट ने ब्रिटिश नियंत्रण को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की, उसे बेहद केंद्रीकृत बनाया। पर क्या इसी केंद्रीकरण और इसी पश्चिमी शिक्षा ने अनजाने में वो चिंगारी भी नहीं भड़काई जिसने आगे चलकर इसी साम्राज्य को चुनौती दी? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत दिलचस्प सवाल है। समापन संगीत।